ओके। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है बेटा, आप लोगों का है ना पेपर आ रहा है 29 नवंबर से। ठीक है, 29 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। एंड दैट्स वाई अगर मैं आपके मैथ्स वाले सेक्शन को उठा करके देखूं तो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 ये आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जो कि आपका सेट वाला पेपर है 29 से। दैट्स वाई मैंने सबसे पहले पिक किया है चैप्टर नंबर 9 और इसको मैं आज पढ़ाऊंगा। आप सारे बच्चे इसको सीखने वाले हैं। चैप्टर का नेम है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। आप इसको एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ठीक है, क्या आपको इतना समझ में आया कि हम लोग करने क्या वाले हैं बच्चा आज? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, Yeah. बहुत बहुत ही बढ़िया बेटा, गुड गुड बेटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब है ना अपने कंटेंट पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी बातों को कि आखिर कैसे कैसे हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है एक बंद आकृति। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आखिर एक बंद आकृति होता क्या है। तो देखो बेटा, एक बंद आकृति का मतलब होता है क्लोज्ड फिगर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज्ड फिगर। और बंद आकृति का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने एक त्रिभुज बनाया या एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है। अब यहाँ आप कहीं बाहर स्थित हो, यहाँ पे मान लो स्थित हो। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैं इस ट्राइंगल में कहीं से भी चला जाऊं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है बच्चों, कहीं से भी जाना? तो पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से ये बंद है। ठीक है, चारों तरफ से ये बंद है एंड दैट्स व्हाई ये पॉसिबल नहीं है। तब इस आकृति को हम लोग बोल देंगे बंद आकृति। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके अंदर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अगर यही त्रिभुज कुछ इस तरीके का बना करके छोड़ दिया गया होता, मात्र इतना, ठीक है, तब तो हम बड़े आसानी से चले जाते इसके अंदर, है कि नहीं? यस सर। है ना? तो ये जो आकृति बनी है ना, ये जो आकृति बनी ये है खुली आकृति। कौन सी आकृति है बच्चों? यह है सर ये खुली आकृति है सर, वो बंद जी, आकृति है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे बंद आकृति और खुली आकृति। अब देखो बेटा, जो भी बंद आकृति आप देखते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार की आप बंद आकृति देखिए, तो वह कुछ स्थान घेरती है। ठीक यस है, सर। जितनी भी बंद आकृतियां हैं वो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं। तो बच्चों समझना आप लोग, ठीक है। तो ये जो स्थान घेर रही है, ठीक है, इस पूरे घेरे गए स्थान को ही इस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। क्या कहते हैं बच्चों इसको? एरिया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो किसी भी आकृति, वो भी बंद आकृति, किसी भी बंद आकृति के द्वारा घेरा हुआ स्थान ही इसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये तो त्रिभुज हो गया बेटा। हम इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज भी बना सकते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? देखो, समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है बेटा, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं एक समान होती है। और समांतर होती हैं। जैसे कि ये जो आप लाइन देख रहे हो और ये वाली लाइन देख रहे हो, ये दोनों एकदम बराबर होंगी और समांतर होंगी। ये वाली भी एकदम बराबर और समांतर होंगी आपस में। ठीक है, तो ये जो आकृति आप देख रहे हो इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल जी हाँ, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए अब एक और बात बताओ आप लोग। जो भी ये बंद आकृति है इसका क्षेत्रफल आप लोग निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया का निकालने का एक मात्रक होता है, यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट। अब वह यूनिट क्या होता है? तो देखो बेटा, वह सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, वह मीटर स्क्वायर हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है, मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है,
और भी कई सारे इसके यूनिट होते हैं, लेकिन अभी के लिए जो बेसिक बेसिक है मैंने वो लिख दी है। ठीक है, जो क्षेत्रफल होता है किसी भी आकृति का, वो हमेशा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से निकाला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इनकी भुजाओं की लंबाइयों के बारे में, तो ये जो आप लंबाई देख पा रहे हो, इसको या तो आप लिखोगे सेंटीमीटर में, या फिर मीटर में, या फिर किलोमीटर में, या फिर मिलीमीटर में। ठीक है, इस प्रकार की चीजें होती हैं। ठीक है, यानी कि जो लंबाई होगी बेटा, समझना, जो लंबाई होगी उसको सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर या मिलीमीटर में, लेकिन जो क्षेत्रफल होगा उसको सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर या फिर मिलीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? यस सर। यस सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड हो जाएगा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, मात्र एक सेकंड हो जाइए। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत ठीक है, बहुत ही बढ़िया बेटा। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग सम आकृतियों के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, कन्ग्रुएंट फिगर्स। सर हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। हाँ हाँ बेटा भाई, कन्ग्रुएंट। ठीक है, अब देखो क्या होता है सर्वांग सम आकृतियां। जैसे मान लो मैंने एक त्रिभुज बनाया इस प्रकार, और ऐसा ही एक और त्रिभुज बना दिया एग्जैक्टली सेम, एकदम सेम। ठीक है, मान लो इसका नाम रख दिया हमने पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। तो बेटा देखो इनकी आकृति एकदम बराबर है। ठीक है, एकदम जो इनका शेप है वो बराबर है, साइज इनका बराबर है, और जो इनकी संगत भुजाएं हैं, ठीक है बेटा, जो इनकी संगत भुजाएं हैं वे वो भी, हाँ वे भी बराबर है। तो इस प्रकार ये जो दोनों त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों ही आपस में सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे बच्चों? सर्वांग ठीक है, बिल्कुल बेटा। ठीक है, और ये जो चिन्ह आप लोग देख पा रहे हो, ये जो चिन्ह आप लोग देख पा रहे हो, इस चिन्ह का नाम ही है सर्वांग समता। सर्वांग समता। क्लियर है? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, वो चलो बेटा आप लोग इसको नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो नोट? यस सर। जी। यस सर। है ना, बिल्कुल नोट करते हुए चल रहा हूँ। देखो बेटा, अब कुछ जरूरी बात है। देखो, यदि दो आकृतियां, ठीक है बेटा समझना, यदि दो आकृतियां सर्वांगसम समान हो, हो। ठीक है, सर्वांगसम हो, तो उनके क्षेत्रफल, ठीक है, उनके क्षेत्रफल परस्पर जी सर। बराबर
होते हैं। मैं ये क्या समझा रहा हूँ बेटा, समझ। देखो, मान लो कोई दो आकृति है, जैसे कि मान लो आपने इस तरीके से एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बनाया, एग्जैक्टली ऐसा ही एक और समांतर चतुर्भुज बनाया, एकदम सेम, है ना। तो बेटा जानते हो क्या है, अगर मान लो इसका नाम दे दिया आपने, इसका क्षेत्रफल का नाम दे दिया A1 और इस वाले फिगर के क्षेत्रफल का नाम दे दिया A2, ठीक है। तो अगर आकृति ऐसे बोल सकते हैं, रुक जाओ नाम लिख लेते हैं, ABCD, इससे क्या होगा ना, क्लियरिटी एक बनी रहेगी, PQRS। तो मान लो मैंने बोल दिया बेटा कि जो समांतर चतुर्भुज ABCD है वो सर्वांगसम है समांतर चतुर्भुज PQRS के। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्षेत्रफल होगा, है ना, क्षेत्रफल किसका, समांतर चतुर्भुज ABCD का, वह बराबर होगा, ठीक है, वह बराबर होगा PQRS के क्षेत्रफल के। ठीक है बेटा, ये जो AR मैंने लिखा है ना, AR, इसका मतलब होता है एरिया। इसका मतलब क्या होता है बेटा, एरिया। एरिया, ठीक है, हाँ, एरिया। एरिया। आकृति के क्षेत्रफल को दिखाना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जानते हो क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। है ना। तो हम लोगों ने ये सीखा, है ना, आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए। हम लोगों ने ये सीखा कि यदि दो आकृतियां सर्वांगसम हैं, ठीक है बेटा, यदि दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो एकदम श्योर बात है कि उनके क्षेत्रफल भी परस्पर बराबर होंगे। क्लियर? यस सर। ओके, चलो ठीक है। अब एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। मान लो, ठीक है, मान लो मैंने इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया ऐसे, ठीक है, और एग्जैक्टली एक और त्रिभुज आप देख पा रहे होगे एकदम ऐसा ही, ठीक है, ये, ठीक है। मैंने कहा कि इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है ABC, इसका नाम है मान लेते हैं PQR। और मैंने आपको बोल दिया कि जो त्रिभुज ABC है वह सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, ठीक है। तो बच्चों बताओ, क्या इन दोनों ही आकृतियों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? यस सर। हो गए। सर। होंगे। होंगे तो। ओके, सर। मान लो अगर मैंने बोला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूछे आपसे कि बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना होगा, सर तो आप क्या 27 उत्तर दोगे? हाँ बताओ बेटा। 27 सेंटीमीटर। हाँ, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। तब हाँ, यस सर। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अब ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना हमसे। नो सर। ओके, तो एक पॉइंट तो आपने लिख लिया, दूसरा पॉइंट इसका उल्टा है। क्या है उल्टा? कि यदि यदि दो आकृतियां यदि दो आकृतियां, या ऐसे लिख सकते हैं, यदि दो आकृतियों के
क्षेत्रफल, यदि दो आकृतियों के क्षेत्रफल परस्पर बराबर, ठीक है, यदि दो आकृतियों के क्षेत्रफल परस्पर बराबर हों तो यह जरूरी नहीं है, ठीक है बेटा, ये जरूरी नहीं है कि वे सर्वांगसम होंगे, ठीक है, सर्वांगसम होंगे। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, तब ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। आपने इसको पहले नोट किया या नहीं किया बेटा? यस सर। है ना? बिल्कुल नोट कर लो। लिखा हुआ है कि यदि दो आकृतियों की क्षेत्रफल परस्पर बराबर हो तो यह जरूरी नहीं कि वे सर्वांगसम होंगे, ठीक है। क्या है ये, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, समझना आप लोग बस। मान लो एक आयत है, ठीक है बेटा, मान लो कि एक आयत है इस प्रकार का, और इस प्रकार का एक वर्ग है, इस प्रकार का एक वर्ग है। मान लेते हैं इस आयत की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और बेटा इसकी चौड़ाई मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है। इस वर्ग का जो लंबाई है मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यह वर्ग है तो बाकी की जो भुजाएं होंगी वो भी 4 ही सेंटीमीटर की होंगी। क्यों? क्योंकि यह वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। और ये बेटा क्या है, आयत है। समान होती है। सर वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। बिल्कुल। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई, एल का मान 8, बी का मान 2, ठीक है बेटा, एल का मान 8, बी का मान 2, तो 8 दूनी 16, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ। यस सर। अब आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो बेटा ये होता है भुजा का वर्ग, है ना, भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर करने पे कितना आता है बच्चा? 16। 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 को 4 4 गुणे 4 बार। ऐसे। अब एक बात बताओ, इन दोनों ही आकृतियों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं या नहीं? सर बराबर है। बराबर है। लेकिन क्या आप इन दोनों ही, हाँ, बराबर है। लेकिन क्या आप इन दोनों ही आकृतियों को सर्वांगसम कहोगे? नहीं बेटा, कैसे कहोगे? सर्वांगसम का मतलब होता है कि हर एक प्रकार से वो एकदम बराबर हो, है बराबर। ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से लेकर के हर एक चीज बराबर हो, उसका आकार बराबर हो, साइज बराबर हो, शेप बराबर हो, तब जाके वो सर्वांगसम होता है। जैसे कि मान लो ये एक हथेली है, ठीक है, और ये दूसरी हथेली है, तो ये दोनों ही हथेलियां एकदम एग्जैक्टली हूबहू एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है बताओ, सर है ना? तो इन दोनों ही हथेलियों को हम लोग बोलेंगे सर्वांगसम, ठीक है। आप लोगों के
है ना। हाँ बिल्कुल, आप लोगों के जो हाथ होंगे, जो यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं हथेलियां होंगी, वो आपस में सर्वांग सम होंगी। लेकिन आपका जो हाथ है, ठीक है, आपकी जो हथेली है, क्या आपके फ्रेंड के हथेली के सर्वांग सम होगा? नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और वही मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाऊं बेटा कि यदि दो आकृतियां, है ना, दो आकृतियां अगर हैं और उनके क्षेत्रफल भी बाई चांस बराबर हो जाते हैं किसी तरीके से, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वे सर्वांग सम ही होंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके बेटा, नोट करो जल्दी से फिर। कर लिया सर। कर लिया? गुड गुड गुड, ठीक है। चलो, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली, ठीक। आगे कंटिन्यू करें? सर। यस सर। यस सर। ओके। देखो, अगर आप अपने बुक्स में देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखो लिखा है कि यदि ए और बी दो सर्वांग सम आकृतियां हैं तो एरिया ऑफ ए विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी। यानी कि दो अगर आकृतियां हैं ए और बी, ठीक है, ठीक है, तो पहले वाली आकृति यानी ए का जो क्षेत्रफल होगा वो एकदम बराबर होगा बी के क्षेत्रफल से। ठीक है बेटा, यस सर। आया समझ में? यस सर। ओके। अब एक और पॉइंट है, उसको भी समझने का प्रयास करो। जैसे कि मान लो मैंने इस तरीके से एक आकृति बनाई, ऐसे कुछ इस प्रकार से, और बीच में यहां से कट लगा दिया, हालांकि एकदम बीचों बीच नहीं है, लेकिन ऐसे कट लगा दिया, तो अलग अलग भाग में बट जाएगा ये। चलो, एक ही जो भाग बटा इसको मैं कलर कर देता हूँ, जो बड़ा वाला पार्ट है उसको मैं कलर नहीं करता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं मैंने इसका नाम रख दिया भाग पी, और इस बड़े वाले भाग का नाम रख दिया भाग क्यू। अच्छा। ठीक है बेटा, और देखो ये जो रेड से बाउंड्री बनाई गई थी, है ना, ये रेड पेन से जो बाउंड्री बनाई गई थी, हालांकि अभी मैं इरेज कर दूंगा ब्लैक पेन को, तो ये जो रेड पेन से बाउंड्री बनाई गई थी इसको हम लोग मान लेते हैं टी। ठीक है, एक है टी, एक है पी, एक है क्यू। इन तीनों ही आकृतियों को आप देख पा रहे हैं फिगर में, यस सर। है ना। बिल्कुल। तो अगर ऐसा है तो बेटा होता क्या है, देखो, जो टी का क्षेत्रफल होगा ना वो बराबर होगा पी के क्षेत्रफल के प्लस क्यू के क्षेत्रफल के। ठीक है, मन नहीं करता। यस सर। जो टी का क्षेत्रफल होगा वो पी के क्षेत्रफल और क्यू के क्षेत्रफल से बना होगा, ऑब्वियस सी बात है। और वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। आया समझ में कि नहीं आया बेटा? यस सर। यस सर। खुला चपरा है। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए, कौन जाएगा? अगर इस चीज को आप देखना चाहते हैं बुक में तो आपको बुक में मिल जाएगा, जस्ट उसके नीचे देखो लिखा है कि यदि एक आकृति टी द्वारा निर्मित क्षेत्र दो आकृतियों पी और क्यू द्वारा निर्मित अनातिव्यापी यानी कि नॉन ओवरलैपिंग तली क्षेत्रों से मिलकर बना है तो, ठीक है बेटा, तो ए आर टी इक्वल्स टू ए आर पी प्लस ए आर क्यू। सारे बच्चे अपने अपने बुक्स में देख पा रहे हैं इस चीज को, यस सर। है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो हमसे। नो सर। हाँ ठीक है, सर। चलो बढ़िया बढ़िया।
ठीक जी है, पोल सेक्शन दे दो। ठीक है। नहीं बेटा, पोल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको अभी के लिए सिर्फ सीखना है ना, और अच्छे से आपको, है ना, हर एक चीज आ जानी चाहिए ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर पाओ। ठीक है, अभी के लिए पोल नहीं दिया जाएगा, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, नो सर। ओके, ठीक है। जो मैं सिखा रहा हूँ वो आप सीख पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। ओके, यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर मान लो मैंने कहा कि जो एरिया ऑफ पी है, अगर वो हो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ क्यू हो, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आप एरिया ऑफ टी बता सकते हैं? चैट में बताओ सर सारे बच्चे। आपकी आवाज कट कट के। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, यस सर। तो पूरम के नाम से जो बच्चा है, आप क्लास को रिज्वाइन कर लो बच्चा, ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चे बोल रहे हैं सर आपकी आवाज आ रही है। 84 centimeter square. हाँ, इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है? 84 centimeter square. यस, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो एडिशन से ही आएगा ये, आपको एडिशन करना था, ऐड कर दो। तो जब इन दोनों ही संख्याओं को ऐड करोगे, 9 और 5 कितना होता है? 14। 14. 1 कैरी हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों हेडिंग लगाओ, ठीक है, अब आप सारे बच्चे हेडिंग लगाओ। एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां। क्या आपने हेडिंग लगा दी? यस सर। एक मिनट रुकिए सर. यस सर। यस सर। ओके, अब समझना बेटा कि मैं समझा क्या रहा हूँ आप सभी बच्चों को, समझना। मान लो मैंने एक आकृति बनाई कुछ इस तरीके की दिखने वाली, कुछ ऐसा है, ठीक है, और इसी पर मैंने एक और आकृति बना दी कुछ इस टाइप की, ऐसे। तो आप देख पा रहे होगे बेटा, है ना, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर इस तरीके का एक आधार है जो कि मैंने ब्लैक पेन से बनाया है। मान लो इसका नाम है ए बी, चलो इसका नाम दे देते हैं सी डी, इसका नाम दे देते हैं ई। तो दो जो ए बी पर आप देख पा रहे हो, जो ए बी आधार पर देख पा रहे हो, उस पे दो फिगर टिके हुए हैं। ठीक है, ए बी आधार पर बेटा दो फिगर टिके हुए हैं। एक है आपका समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, और एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, है ना, एक त्रिभुज है ए बी सी। कोई डाउट है क्या किसी का? नो सर। No. ओके, तो एक त्रिभुज है ए बी सी और एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो क्या इन दोनों ही आकृतियों के लिए, इन दोनों ही आकृतियों के लिए, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो ए बी को, क्या ये सेम नहीं है? बताओ बेटा, इन दोनों ही आकृतियों के लिए क्या ए बी सेम है ना, यानी ए बी त्रिभुज में भी Common है. काम आ रही है, वही ए बी समांतर चतुर्भुज बनने में भी काम आ रही है, ऐसा है? Common. Yes, sir. हाँ, यस सर। तो अगर ऐसा है तो इस ए बी वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ Then
ठीक है, उभयनिष्ठ माने कौन? या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉमन बेस, या फिर बोल सकते हैं एक ही आधार, ठीक है, यानी कि सेम बेस। क्या ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड। अब यहाँ पे देखो ढेर सारी आकृतियां बनी हैं। अगर आप पहली आकृति को पाओगे कि बीसी पर दो आकृतियां, एक है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, एक है समांतर चतुर्भुज DCFE, और एक है समलंब चतुर्भुज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम है DCBA, ठीक है, एक ट्रेपेजियम DCBA। बच्चों आप लोग देख पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. FE, ठीक है, ये है समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे वो कौन सा वाला होगा कॉमन बेस? DC। बहुत बढ़िया, DC, ठीक है बेटा, DC को बोलेंगे कॉमन बेस, यानी कि उभयनिष्ठ है आधार या एक ही आधार। ठीक, चलो दूसरी वाली आकृति में आ जाओ। दूसरी वाली आकृति में देखो इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे, और कुछ इस तरीके का है, ऐसे। तो बताओ यहाँ पे उभयनिष्ठ आधार कौन सा होगा? SR। SR, गुड। अब अपने मन से थर्ड वाले फिगर के लिए बताओ। सर BC। DC। है ना, बिल्कुल। फोर्थ फिगर के लिए सर DC। है ना, DC। ठीक है, देखो यहाँ पे बेटा ध्यान से, ऐसे। सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। सर ठीक है, चलो Yes, मैं, sir. हाँ मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। मान लो बेटा इस तरीके की एक आकृति है, ऐसे। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ ABCD। तो बताओ यहाँ पे कॉमन बेस कौन सी वाली भुजा होगी? C और B. सर BC। बहुत शानदार बेटा, CB, है ना, बहुत ही बढ़िया। हाँ, कुछ बच्चे इसको BC बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, CB भी बोल सकते हैं। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, sir. है ना, सर तो ये आपका कॉमन बेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी आकृति में हम थोड़ा सा फेरबदल कर दें, ठीक है, थोड़ा फेरबदल कर दें, मान लो हम इसको ऐसे बना दें, ऐसे, समझना बेटा। अब बताओ, क्या अब कोई उभयनिष्ठ आधार यानी कि कॉमन बेस है? बताओ बेटा, क्या कोई उभयनिष्ठ आधार है अब? नो सर। ठीक है बेटा, अब उभयनिष्ठ आधार नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखो। मान लो समांतर चतुर्भुज के लिए आप कहोगे तो चलो BC वाली लाइन तो हो जाएगी, लेकिन लेकिन बेटा जब आप बात करोगे इस त्रिभुज के लिए, तो इस त्रिभुज के लिए तो मात्र इतना ही तो होगा बेटा। देखो आधार जो होगा वो सिर्फ इतना ही तो होगा। समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, मात्र यस सर। इतना सा पार्ट। तो क्या यह कॉमन है जो आधार है? सर। है ना, कॉमन नहीं है ना बच्चों। तो जब कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पे उभयनिष्ठ आधार नहीं होगा।
क्लियर? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा कभी कभी कुछ फिगर्स ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग। ऐसे मान लो बना दिया गया, ऐसे मान लो इसका नाम है ABCD, फिर इसका मान लेते हैं ABMN। ठीक है, इस तरीके से नाम मैंने दे दिया। तो जो आप चतुर्भुज देख पा रहे हो, समांतर चतुर्भुज ABCD, और एक समांतर चतुर्भुज आप देख पा रहे होगे ABMN। हाँ, तो इसमें अगर मैं पूछूं बताओ कॉमन बेस कौन सा है, तो क्या उत्तर दोगे आप लोग? AB। AB। ठीक है, AB। लेकिन एक बात और कर लेते हैं, अगर मान लो मैं पूछूं कि ऐसा कोई दो समांतर रेखा बताओ जिनमें ये दोनों ही आकृतियां आ जाएं, तो वो दोनों ही समांतर रेखाएं कौन कौन सी होंगी? आपको AB दो और समांतर रेखाएं बतानी हैं जिनमें ये दोनों ही आकृतियां आ जाती हूँ। AB और DM। AB और DM। DM, बहुत ही शानदार उत्तर बेटा। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देखो, AB एंड DM। ठीक है, AB एंड DM, ये दो ऐसी भुजाएं हैं, दो ऐसे लाइंस हैं, ठीक है, जो आपस में समांतर हैं। समांतर को देखो बेटा ऐसे लिखते हैं, ऐसे। मालूम है ना आप सभी बच्चों को? Yes, sir. है ना? तो AB समांतर DM है, तो ये दो समांतर रेखाएं हैं। अब ये दोनों ही समांतर रेखाओं के बीच में दो आकृतियां बनी हैं, एक है समांतर चतुर्भुज ABCD और दूसरा है समांतर चतुर्भुज ABMN। तो इन दोनों ही समांतर रेखाओं को बोलते हैं एक ही समांतर रेखाएं। ठीक है, ये दोनों ही समांतर रेखाएं क्या हैं? उभयनिष्ठ हैं, दोनों के लिए कॉमन है। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो कुछ और बातें करते हैं। यहाँ पे आ जाओ अपने बुक में, कुछ एग्जाम्पल्स देखो। देखो ये पहला एग्जाम्पल लिखा गया है इस तरीके का। तो DC के ऊपर देखो एक है समलंब चतुर्भुज ऐसा, ठीक है, और इसी DC के ऊपर ही बना हुआ है एक समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का, ऐसा। तो बेटा बताओ यहाँ पे आपको कोई दो समांतर रेखाएं मिल रही हैं जो कि कॉमन हो दोनों फिगर के लिए? C और और AF। बहुत बढ़िया, AF है ना, बिल्कुल सही बात। तो DC और AF ऐसी दो समांतर रेखाएं हैं जो कि कॉमन है दोनों के लिए, दोनों ही आकृतियों के लिए। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे उभयनिष्ठ आधार कौन सा होगा? कॉमन बेस D DC होगा ना? और क्यों बच्चों, DC तो होगा, है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ दूसरे वाले फिगर में, यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हैं, एक तो SRNM, दूसरा है SRPQ। आप दोनों ही समांतर समांतर चतुर्भुज देख पा रहे होंगे। अब इसमें बताओ कि वो कौन से दो पैरेलल लाइंस हैं जो कि कॉमन है? SR और PN। बहुत बढ़िया, SR एंड PN, गुड बेटा गुड। ठीक है, तो बस इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में भी, बहुत ज्यादा टफ थोड़ी आता है।
इसी प्रकार के हल्के फुल्के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इनफैक्ट पहली वाली एक्सरसाइज में 9.1 में भी देखना यही सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। चलो इस वाले में आप अपने मन से बताओ। तो इसमें इसमें ऐसी कौन कौन सी लाइंस है जो कि आपस में समांतर हैं? एक तो BC है कॉमन, हाँ, एक है बीसी और एक है एडी। एक है AD बीसी और एक है एडी। इन दोनों ही समांतर रेखाओं के बीच में दो, है ना, आकृतियां हैं। एक आकृति है एबीसी, एबीसी त्रिभुज, यस सर, और एक और है दूसरी, हाँ, दूसरी वाली आकृति है त्रिभुज डीबीसी। क्लियर है बेटा? यस सर, चलो इस वाली आकृति के लिए बताओ। DC AP। डीसी एंड एपी, बहुत शानदार उत्तर, गुड। चैट में भी मैं उत्तर देख पा रहा हूँ बेटा, बहुत बढ़िया, अनिल कुमार के नाम से, गुड, ठीक है। तो यहाँ पे डीसी और एपी दो ऐसी समांतर रेखाएं हैं जो कि क्या है, परस्पर समांतर हैं और अपने, है ना, अंडर में दो आकृतियों को समेटे हुए हैं। अच्छा, इनका अगर कॉमन बेस पूछा जाए तो वो क्या होगा? C DC बेटा कॉमन बेस पूछा जाए तो क्या होगा? DC। जी हाँ, डीसी, गुड। चलो अब बहुत हम लोगों ने इसको सीख लिया अच्छे से, और अब हम लोग आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पर। ये आप ही का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1। इसको आज हम अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है? एक ही आधार का मतलब होता है कॉमन बेस, ठीक है बेटा, कॉमन बेस। और एक ही समांतर रेखा का मतलब है जो कॉमन पैरेलल लाइंस है उनके बारे में बतानी है, ठीक है। जो दो पैरेलल लाइंस बनती थी उनके बारे में। ये दोनों चीजें क्लियर हैं आपको? ठीक है। यस सर, आपको पहचानना है कि ऐसा कौन सा फिगर है बैठ रहा है इस प्रकार के, तो ये, तो उसके लिए उभयनिष्ठ आधार, दोनों समांतर रेखाएं लिखना है, ठीक है। उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं बेटा क्या करनी है, लिखनी है। चलो पहले वाले, पहले में ध्यान दो, पाओगे कि जो इसके ऊपर दो सर है, आवाज कट कट कर आ रही सर। बेटा अभी भी आवाज नहीं है। यस सर, अच्छा रुको। बच्चों बताओ, अब मेरी आवाज ठीक है? यस सर, अब यस ठीक है, सर। ओके ओके। तो हम बात कर रहे थे, है ना, डीसी के ऊपर बनी आकृतियों के बारे में। तो एक त्रिभुज बना है डीसीपी, और बेटा एक समलंब चतुर्भुज की तरह आप देख पा रहे हो कि आकृति। अच्छा रुको, इसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ, चलो ग्रीन पेन से बनाता हूँ, ऐसे, ठीक है। तो बेटा ध्यान दो आप लोग, है ना, एकदम अच्छे से ध्यान दो। इस प्रकार की आकृति में अगर आप देखोगे तो जो डीसी वाली भुजा है वह आपका कॉमन। काम करेगी उभयनिष्ठ आधार का, है कि नहीं बच्चों? यस सर, ठीक है, उभयनिष्ठ आधार का काम करेगी। और बच्चा वो दोनों समांतर रेखाएं कौन कौन सी होंगी? DC और AB। बहुत बढ़िया, डीसी एंड ए बी। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड गुड।
चलो अब दूसरी वाली आकृति पे आ जाओ। इसके लिए बताओ क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है उभयनिष्ठ आधार और उभयनिष्ठ समांतर रेखाओं का? Yes, sir. SR Ubhanish. नहीं बच्चा, ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि देखो उभयनिष्ठ आधार तो मिल जाएगा, एस आर जो है वो उभयनिष्ठ आधार है, लेकिन अगर दोनों समांतर रेखा, तो उसका ये कंडीशन था कि उन दो समांतर रेखाओं के बीच में दोनों ही आकृतियां होनी चाहिए, एकदम उसी मतलब पर। लेकिन देखो एक तो छोटा ही रह जा रहा है, एक तो mn तक ही है और दूसरा pq पर है, तो एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ मतलब दोनों लोग अलग अलग जगहों पर हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई दो समांतर रेखाएं कॉमन नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. बाकी बच्चे भी बताओ बेटा, बाकी बच्चे भी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि एस आर भुजा पर एक आकृति बनी तो है, लेकिन ये अलग जगह पे बनी है, अलग ऊंचाई के लिए बनी है, और जो दूसरी है वो एक अलग ऊंचाई के लिए बनी है, यानी दोनों की ऊंचाइयां अलग अलग है, यानी कि जो समांतर रेखाएं वो कॉमन नहीं है ना, कॉमन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई समांतर रेखाएं कॉमन तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ उभयनिष्ठ आधार जरूर होगा, अब वो है एस आर। आया समझ में? Yes, sir. Yes, चलो sir. थर्ड के लिए बताओ बेटा, थर्ड के लिए होगा कि ये नहीं होगा? QR उपनिष्ठ है और दो रेखाएं SP और QR. बहुत ही शानदार उत्तर, बहुत ही शानदार उत्तर। देखो बेटा इन्होंने कहा सर क्यू आर जो है वो एक उभयनिष्ठ भुजा की तरह काम करेगी, यानी उभयनिष्ठ आधार की तरह काम करेगी। तो इस तरीके से एक त्रिभुज है जिसके ऊपर है क्यू आर टी, और सर इसी के ऊपर एक है समांतर चतुर्भुज क्यू पी एस आर, ठीक है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ आधार हो जाएगा क्यू आर और दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी पी एस एंड क्यू आर। समझ में आया बच्चा? Yes, sir. Yes, चलो sir. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा तीन क्वेश्चन और रह जाते हैं, ठीक है। इनमें से पांचवा और छठवां आप लोगों का होमवर्क रहेगा। अब आप लोग फोर्थ के बारे में बताओ, फिर क्लास को बाइंड अप करेंगे हम लोग। क्या फोर्थ वाला इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि इसमें उभयनिष्ठ आधार और उभयनिष्ठ समांतर रेखाएं हैं? देखो बेटा, तो नहीं, ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं फॉलो कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, समझना, ठीक है बेटा, समझना। आप ध्यान दो तो आप पाओगे कि यहां से यहां तक एक B रेखा से तो है ना, यहां से Yes, यहां तक एक रेखा तो है, लेकिन बेटा इस त्रिभुज के लिए ये वाली रेखा होगी, ठीक है, ये वाली, देख पा रहे हो आप लोग, yes, Yes. sir. है ना? तो बताओ इनका आधार कॉमन है या नहीं है? तो उत्तर है नहीं, है ना, कॉमन ही नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो ये वाला फिगर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. लेकिन अगर कोई पूछे कि बताओ इनमें समांतर रेखाएं हैं कि नहीं है कॉमन, तो समांतर रेखाएं कॉमन है इस वाले केस में। वो समांतर रेखाएं हैं एडी एंड, BC. ठीक है, बीसी। आया समझ में बच्चा? Yes, sir. गुड गुड। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। No, sir. बहुत